जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इतिहास की एक सीरीज चल रही थी, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारत के महत्वपूर्ण भवन और स्मारकों के बारे में। दोस्तों, आप जानते हो कि भवन और स्मारक इतिहास को लिखने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं और इसीलिए इस श्रृंखला में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में भी आए दिन क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारत के महत्वपूर्ण स्मारक और भवनों के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक टॉपिक से कि स्थापत्य कला की कितनी शैलियाँ होती हैं। दोस्तों, भारत में स्थापत्य शैली 3 प्रकार की मानी जाती है। एक है दोस्तों नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है वेसर शैली। दोस्तों, नागर शैली उत्तर भारत के हिस्सों में थी। उत्तर भारत की जितनी भी स्थापत्य कला प्राचीन काल में हुई है वो ज़्यादातर नागर शैली की ही आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की स्थापत्य शैली है द्रविड़ शैली। इसके अलावा दोस्तों द्रविड़ और नागर शैलियों का मिक्स करके जहाँ पर मंदिरों का या भवनों का निर्माण किया गया, उस शैली को कहते हैं दोस्तों वेसर शैली। इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक के जो महत्वपूर्ण भवन हैं और स्मारक हैं उनके बारे में। दोस्तों, शुरुआत अगर की जाए हड़प्पा सभ्यता से तो हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण कला अपने चरम पर थी और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भवन निर्माण में बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान रखते थे। उसके 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे दोस्तों। जैसे जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो हड़प्पा से एक बहुत ही बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो ये दिखाता है कि उस समय के लोग भी स्थापत्य कला के माहिर थे। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण नगर है, वहाँ से एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है खुदाई के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी बहुत ही ज़्यादा माहिर थे स्थापत्य कला में। दोस्तों, हड़प्पा नगर से मिला है स्नानागार और मोहनजोदड़ो से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जानते हैं जो गुजरात में एक नगर प्राप्त किया गया है लोथल, यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा या हम कह सकते हैं बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात की जाए मौर्य काल की, तो मौर्य काल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भवन हैं, जैसे सांची का स्तूप। दोस्तों, आप सब जानते हैं सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के समय में सांची के स्तूप का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रामपुरवा स्तंभ और सारनाथ स्तंभ भी मौर्य काल की कुछ उत्कृष्ट भवनों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, मौर्य काल के बाद अगर बात की जाए शुंग काल की, तो शुंग काल में भरहुत का स्तूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है जो शुंग काल का स्थापत्य कला के गुणों को दर्शाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर बात की जाए गुप्त काल की, तो गुप्त काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसे माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे मंदिरों का और भवनों का निर्माण किया गया है जो गुप्त काल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सांची का मंदिर जो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों तिगवा का विष्णु मंदिर ये कटनी क्षेत्र में एमपी में ही स्थित है। इसके अलावा अगर आप जानेंगे तो ऐरण का विष्णु मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है ऐरण का विष्णु मंदिर। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के ही सागर क्षेत्र में पाया जाता है या सागर स्थान पर पाया जाता है। दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये ललितपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया था और ये भी गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत मंदिरों में माना जाता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए सल्तनत काल की, आप जानते हो 1206 में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, जिसकी स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन उसका आगे आने वाले शासकों का भी उतना ही योगदान उसकी स्थापत्य कला में है। तो दोस्तों अगर सल्तनत काल की बात की जाए तो 2.5 दिन का झोंपड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद मानी जाती है जो अजमेर में स्थित है, और दोस्तों इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके अलावा सुल्तानगढ़ी में जो इमारत मिली है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों, जो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के बाद आप जानते हैं भारत में मुगल काल की शुरुआत होती है। तो मुगल काल में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत भवनों का निर्माण किया गया, स्मारकों का निर्माण किया गया, आप जानते ही हैं। तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे जामा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है दोस्तों, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, इसका निर्माण औरंगजेब, जो मुगल काल के अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, उन्होंने करवाया था दोस्तों। इसके अलावा औरंगजेब ने एक और महत्वपूर्ण भवन का निर्माण कराया था जिसका नाम बीबी का मकबरा है दोस्तों। ये औरंगजेब की पत्नी की याद में बनवाया गया था और इसका स्थान है दोस्तों औरंगाबाद। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। दोस्तों इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ताजमहल की नकल है, ताजमहल की नकल। यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि ताजमहल की नकल किस भवन को या किस स्मारक को माना जाता है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा को ताजमहल की नकल माना जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में भी बहुत से अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण किया गया है। उनमें से कुछ एक अंग्रेजों के समय के हैं, ब्रिटिशर्स के समय के हैं, आइए देख लेते हैं। वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आधुनिक काल के बारे में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन, शिमला का राष्ट्रपति भवन दोस्तों, ये इसकी स्थापना या इसका डिज़ाइन हेनरी इरविन के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला का राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था दोस्तों। इसके अलावा बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम अंग्रेजों ने कुछ और रखा हुआ था, लेकिन आज के समय में ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना, इसका निर्माण 1887 के आसपास का माना जाता है दोस्तों। ये मुंबई में है, जो ब्रिटिश स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में बनवाया गया था, ये भी ब्रिटिश काल की एक महत्वपूर्ण इमारत है दोस्तों। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच किया गया था। इसके अलावा अगर आगे देखें फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास था, इसका पुराना नाम मद्रास था, चेन्नई में 1644 ईस्वी के आसपास कराया गया था, जो ब्रिटिश काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए गेटवे ऑफ इंडिया की, तो इसे मुंबई में 1911 में बनवाया गया था दोस्तों। 1911 ये वही समय है जब दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और जॉर्ज पंचम और महारानी क्वीन मैरी का स्वागत किया गया था। तो दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया, जो
जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में बनाया गया था। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमारत है दिल्ली का इंडिया गेट। दोस्तों माना जाता है दिल्ली का इंडिया गेट जब बनाया गया था तो उस पर 13,218 सैनिकों के शहीदों का नाम था। दोस्तों इस गेटवे ऑफ इंडिया को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीयों की याद में बनवाया गया था। दोस्तों इसका जो निर्माण किया था, इसका जो डिज़ाइन किया था वो एडविन लुटियंस को माना जाता है। एडविन लुटियंस ने और भी दिल्ली में बहुत सारे इम्पोर्टेंट भवनों का निर्माण का डिज़ाइन किया है और उनका निर्माण में सहायता की है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है या दिल्ली का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो दिल्ली का वास्तुकार एडविन लुटियंस को ही माना जाता है। दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण स्मारक और भवनों से कम 2 या 3 क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इतिहास की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।